अगला पार्ट है आपका रिफ्रैक्शन। और जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन में आपने एक चीज़ देखी कि कोई एक रे ऑफ लाइट होती है और वो प्लेन इसमें सरफेस के ऊपर क्या करती है, फॉल होती है, और वो सरफेस क्या करता है, उस रे ऑफ लाइट को उसी मीडियम में वापस रिटर्न कर देता है, कम बैक हो जाती है वापस, है ना। तो इस प्रोसेस का नाम था रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट टकराने के बाद ना, फॉल करने के बाद वापस नहीं जाती, आगे मूव करती है, आगे बढ़ती है। समझ में बात है? जब आगे बढ़ती है तो क्या वो सेम डायरेक्शन में या सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ती है? ऐसा नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, अपने पाथ को हल्का सा डिफ्लेक्ट कर लेती है। क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है, और अपनी स्पीड में भी क्या लाती है? चेंज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक रे ऑफ लाइट सन से आ रही है, तो सन से आ रही है तो वो एयर से होते हुए आ रही होगी, तो उसकी एयर में स्पीड अलग होगी। उसके बाद हो सकता है जैसे ये विंडो लगा है, ये कांच है, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं हम? वाटर हुआ, वुड हुआ, या ग्लास हुआ, ये सब क्या है? डेंसर मीडियम। इनमें स्पीड हमेशा घटती है, डिक्रीज होती है किसी भी रे ऑफ लाइट की, एयर में ज़्यादा होती है ना। तो एयर से जैसे ही इसमें इंटर करेगी तो उनके अपने पाथ को भी चेंज करेगी और अपनी स्पीड को भी क्या करेगी? बदलेगी, है ना। तो एंगल भी बदलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन में जब ये चीज़ें होती हैं। तो देखो, सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है, और मैंने यहाँ लिखा है कि रे ऑफ लाइट विच मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर मीडियम देन चेंज योर पाथ। ये अपने पाथ को क्या कर लेती है? बदल लेती है, और इसी प्रोसेस या फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, मान लो अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये इधर जो मीडियम दे रखा है, इधर क्या दे रखा है? एयर। मैं बोलूँगा इधर मान लो क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर फॉल हुई, और ये हमारा क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का नाम तो पढ़ के आ चुके हैं, क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेगी तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए? ये वाला, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल है और ये एक्चुअल पाथ था। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। क्या हो जाती है? झुक जाती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। समझ में आया? कब? जब कोई रे ऑफ लाइट, या तो आप बोलो एयर या आप बोलो क्या? रेयर। रेयर से किस में जाए? डेंसर में। तो ये हमेशा अपने आप को बेंड कर लेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रहेगा? अगर यही कहानी यहाँ पर होती, मतलब ये वाटर है, फिर से ये किस में जा रही है बताओ? रेयर में, मतलब एयर में जा रही दोबारा से, तो अब क्या होगा? जैसे यहाँ पहुँचेगी तो एक और नॉर्मल आ जाएगा। अब इस केस में इसको एक्चुअल तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके अब ऐसे मूव करेगी, तो आप नॉर्मल से क्या देख पा रहे हो? अबे क्या हो जा रही है ये? अबे। बात समझ में आया? तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम हमेशा क्या बोलेंगे? याद रहेगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी, या नॉर्मल से क्या होगी? अवे होगी। बेंड कब होगी? जब एयर या रेयर से डेंसर में जा रही होगी, और डेंसर से अगर रेयर या एयर में जा रही है तो वो अवे हो जाएगी। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है, आ रे ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। जब ये कहाँ से? डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? अबे हो जाती है ना, फ्रॉम दी नॉर्मल। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? ये था रिफ्रैक्शन। जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही आपको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ोगे? वहाँ पर भी 2 लॉ पढ़े थे, मैं बोलूँगा यहाँ पर भी कितने लॉ पढ़ेंगे? 2। वहाँ पर फर्स्ट लॉ आपने क्या पढ़ा था? ऑल रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, बोलो नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड वर्ड की जगह पर रिफ्रैक्टेड रे बोलना है आपको। समझ में आई बातें? दूसरा, वहाँ आपने बोला था कि भाई जो एंगल होते हैं ना, जिस एंगल के साथ नॉर्मल फॉल करती है, उस एंगल की और आर की वैल्यू आपस में क्या होती है? इक्वल। लेकिन क्या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर रेशियो दोनों का साइन के साथ कांस्टेंट हो जाएगा। किसके साथ? साइन एंगल के साथ। समझ में आई बात है? मतलब दोनों का रेशियो।
और इसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोल देंगे। और कांस्टेंट वर्ड को यूज करते हैं म्यू से। म्यू का मतलब बाद में हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये एक फॉर्मूला मिलेगा। और इसी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम होता है स्नेल लॉ। क्या होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई स्नेल लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्नेल लॉ बोलते हैं। याद रहेगा, तो लिखेंगे क्या इसमें, देखो रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। बाद में मैंने बोला इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू का फॉर्मूला होता है ये साइन आई अपॉन में साइन आर। कोई दिक्कत है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो सारे बच्चे, यहाँ पर मैंने लिखा है दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई ए म्यू बी। इसका मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि कोई रे ऑफ लाइट, अगर ये मीडियम एयर है, ये मीडियम मान लो आपकी वाटर है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत है। अब रिलेटिव की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसको हम किससे लिखेंगे, ए म्यू बी से। यहाँ जो है बेस में, ये उसकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी किसके रेस्पेक्ट में, जो ऊपर लिखा हुआ हो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बी का मतलब समझ रहे हो ना, डेंसर। ए का मतलब क्या आ जाएगा, एयर। कोई दिक्कत है, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। और इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बताओ ये क्या है, स्नेल लॉ है ना, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और लाइन, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डिपेंड ऑन किस किस के ऊपर, एक तो हमेशा नेचर के ऊपर, यानी किस नेचर की है, किस नेचर में वो मूव कर रही है, मीडियम कैसा है। नेचर का मतलब मीडियम क्या है, ज़्यादा डेंसर है या कम डेंसर है या एयर है, समझ में आ रही बात है। तो आप याद रखना कि जो कोई मीडियम जितना डेंसर होगा, उसकी स्पीड उस मीडियम में उतनी क्या होती है, कम होती है। क्या होगी, कम, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा वहाँ पर, जितना हार्ड होगा मीडियम। समझ में आई बातें, क्लियर है कि नहीं है। तो ये याद रखना है। दूसरा, वेवलेंथ है ना ऑफ द लाइट, इसके ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करती है, डिपेंड करती है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमेशा इज ग्रेटर फॉर किसके लिए, वॉयलेट लाइट। अब मुझे बताओ वॉयलेट के लिए ज़्यादा है, और यहाँ पर मैंने लिखा है क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। एक टर्म सुना होगा आपने, मैंने भी पढ़ाया था, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, याद है ना। ये वॉयलेट से स्टार्ट होता है, रेड पर क्या होता है, ख़त्म होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट वॉयलेट से हो रहा है, तो ये बताओ कौन सा ऑर्डर होगा इधर से इधर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वेवलेंथ का। क्या होगा, और ऐसे देखोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वेवलेंथ का। और अगर मैं बात करूँ किसके, स्कैटरिंग है ना, तो स्कैटर जो सबसे कम जिसकी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्वेंसी भी उसी के केसेस में हम, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। शायद आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू क्या होता है बताओ, न्यू आगे डूब मर गई, स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। समझ में बातें। तो हम यहाँ रिलेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताओ कैसे, इसको इधर कर दो तो बताओ न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में लैम्डा। वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत है, ये चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में रखना। अब स्नेल लॉ मैंने पढ़ा दिया आपको। मैंने ये भी बोला कि ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट। जब बात किसकी हो, एंगल की, एंगल दे रखा है तो भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, साइन आई अपॉन में साइन आर। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है, लेकिन उसमें क्या है, एंगल नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, एंगल। अगर वहाँ पर स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है मीडियम की, या फिर हो सकता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी हो मीडियम की, आपसे पूछे स्पीड ऑफ लाइट बताओ किस में, मीडियम में, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। और ये फॉर्मूला है क्या, तो मैं इसको सिंपल बोलूँगा, C अपॉन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम।
तो उसको तो पता है सबको, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी का मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8। अगर आपको अब दो ही चीज़ें हैं, या तो ये गिवन होगा तो आपसे क्या पूछने वाला है, स्पीड बताओ किसकी, रे ऑफ लाइट की, किसी पर्टिकुलर मीडियम में। समझ में आ रही बात है? या ये दे रखा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ सकता है। कोई दिक्कत है तो बता दो। याद रहेगा ये डेफिनेशन, यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत है? आगे देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, मीडियम हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, लार्ज, तो वो आप बताओ क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंसर होगा। मतलब आप बोलोगे दो चीज़ें यहाँ पर, कभी कभी है ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर है क्या, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक कोई रे ऑफ लाइट एयर या रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, आया ना। दोबारा भी तो ये होगा प्रोसेस, रेयर से दोबारा किस में जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लो अज्यूम कर लो ये विंडो है, इससे पहले ये किस में थी, या एयर, अब जैसे ही कांच में आएगी तो ये क्या हो गया, डेंसर। आगे भी तो बढ़ेगी ना, आगे फिर से किस में आएगी,
मल्टीप्लाई 1 है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो इसको इधर भेज दूंगा। तो यहाँ पर चीज़ें समझना कि अगर मैंने ये निकाला है तो इसको इधर भेजा है, तो मैंने इसको क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकल ही तो पढ़ना है। क्या पढ़ोगे आप, 1 करके बोलो, इसका मतलब रेसिप्रोकल। तो इसका मीनिंग पढ़ो जरा, क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, क्या होगी ये, रेसिप्रोकल कर दो आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। कोई दिक्कत है, अगर एक की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है, दूसरे की फाइंड करनी है, तो आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, 1 कर देनी है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात यहाँ तक कि नहीं आई? भाई देखना यहाँ पर रिमोट होगा, ऑन कर दो भाई, गर्मी लग रही है। समझ में आई? कोई डाउट्स है तो बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्ट, यहाँ मैंने लिखा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए इज इक्वल, किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये पॉइंट्स, कि एक की दे रखी होगी दूसरे की निकालनी है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, उसका रेसिप्रोकल कर दो। और फिर आगे अगर कॉज पूछे, कारण क्या है, रीजन क्या है, तो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर ये मीडियम 3 होते तब क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, सेम। अगर एक और मीडियम होता तो वो भी यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाता, इक्वल टू 1 हो जाता। क्लियर है ना? 1 या 2 या 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं मीडियम, तो है ना। आगे देखो, इसके बाद एक टॉपिक दे रखा है, क्या, लेटरल शिफ्ट हमें पढ़ना है ना। लेटरल शिफ्ट आपको पढ़ने के लिए, है ना, एक और चीज़ जाननी होगी, ये आपका एक स्लैब दे रखा है। क्या दे रखा है, स्लैब दे रखा है। इस स्लैब में मान लो क्या, लिक्विड है, या कुछ भी मान सकते हैं, गिलास बोल लो, जैसे यहाँ लिखा है कि भाई ये ग्लास है, तो ऊपर वाला अज्यूम कर लो क्या हो जाएगा, एयर। अब यहाँ पर फिर से वही कि ये आपकी कौन सी रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे है। जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगी, रिफ्रैक्शन होगा, अपने पाथ को क्या करेगी, चेंज। ये एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए कि नहीं। अब देखो, ये ना हो के ये डेंसर में मूव कर रही है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होके मूव कर रही है। अब नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर ये एक्चुअल पाथ ये है तो ये अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गई, नहीं समझ में आया। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है कि इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी उससे कितना शिफ्ट हुई, उसको मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको कहीं कहीं डी से भी लिखा जाता है, तो याद रखना इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। when ray of light, है ना, which shift towards the normal या another path with या from its original ray of light या path of ray of light, ठीक है। तो उससे कितना ये शिफ्ट हो रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, इसको लेटरल शिफ्ट। ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। तो देखो सारे बच्चे यहाँ पर, ये कौन सा एंगल हो गया, सबको पता है। इस एंगल के बाद ये नॉर्मल है, ये
और इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल के बारे में क्या ख्याल है? 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अगर मान लो मुझे ये पता है, ये चीज क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये नहीं भी पता तो ये एंगल पता होंगे आपको, क्या पता होंगे? एंगल। ये भी एंगल पता होगा तो उससे मैं यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ भाई, वही साइन थीटा कॉस थीटा वाला अप्लाई करके साइड निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? लेटरल शिफ्ट समझ में आया कि नहीं आया वो बता सकते हो आप मुझे, कोई दिक्कत है? अब देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ये चीज़ें, क्यू के इक्वल टू डी है और इसी को हमने क्या बोला है? लेटरल शिफ्ट बोला है। फिर हमने बोला है कि भाई कैसे ये सब चीज़ें निकालनी है। ओ क्यू चेक कर सकते हो डायग्राम में, शायद आपको दिख रहा होगा, बोलो ओ के ये वाला ओ के क्यू, यही तो है, ये मैंने अभी बताया। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो वो हमने यहाँ लिखा है कि पहले मैंने एक एंगल यूज किया आई माइनस आर, वो भी ऊपर दिख रहा होगा आपको, बताया था ना आप, बोलो ये वाला एंगल। तो यहाँ पर साइन यूज किया है तो आप क्या यूज करोगे, बोलो? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बेस टेन में होता है ना। अब परपेंडिकुलर क्या है तो मैंने लिख दिया क्यू के है और हाइपोटेनियस क्या है? ओ क्यू है। अब ये मुझे निकालना है तो मैं दो काम कर सकता हूँ, ये तो पता ही है, लेटरल शिफ्ट बोला है तो ये डी हो गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, या मैं बोलूँगा इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये किसकी वैल्यू मिलेगी बताओ? लेटरल शिफ्ट की, मतलब डी मिला। इक्वेशन क्या मान लिया हमने? 1। इसके बाद एक और राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर यूज किया है, ओ एन डैश क्यू। क्या आप डायग्राम में देख सकते हैं? जल्दी से बताओ, दिख रहा है? ओ, कोई दिक्कत है तो समझ में आ रहा है? इसमें हमने क्या यूज किया है, कौन सा रेशियो यूज किया है वो आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से, है ना। कॉस थीटा, ये समझना पड़ेगा। पहले वाले में ओ एन क्यू जो था, सॉरी कौन सा था पहले वाला बताओ? ओ के क्यू या ओ क्यू के, कुछ भी बोल सकते हैं। ओ के क्यू में हमने यूज किया था आई माइनस आर, क्या यूज किया था? थीटा। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया, बोलो जल्दी से, क्या यूज किया आपने इस वाले क्वेश्चन में? आर। तो ये देखा करो क्वेश्चन के यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस होगा, एक आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस होगा, यही है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई साइन आर, सॉरी कॉस आर इजिकल टू क्या हो गया? ओ एन डैश अपॉन में ओ क्यू। और अगर मैं ओ क्यू की वैल्यू निकालूँ, ओ एन डैश थिकनेस है स्लैब की, ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर ऐसे है ना, तो वो थिकनेस के बराबर ही नहीं होगा। दिखाऊं डायग्राम? थिकनेस के इक्वल होगा इसे। डी इक्वल टू बोलो ओ क्यू साइन आई माइनस आर। तो यहाँ ओ क्यू की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप? ओ क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? टी अपॉन कॉस आर, यहाँ पर पुट कर दी, ये लेटरल शिफ्ट मिल गया। क्या मिल गया? अब न्यूमेरिकल अगर लेटरल शिफ्ट पे पूछा जाएगा तो देखो कैसे, एक तो ग्लास स्लैब की थिकनेस होगी और एक रिफ्रैक्शन एंगल होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। नहीं समझ में आई बात है? ये तीन चीजें हैं, या तो ये पूछेगा या ये दे रखी होगी, इन तीन में से दो गिवन होंगे, कोई एक आपसे पूछ सकता है। फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये फॉर्मूला होगा किसका? लेटरल शिफ्ट का। लेटरल शिफ्ट के लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ें और कई तरीके से चेंज हो सकती हैं। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हो सकता है आर ना पता हो, ये दे रखा हो, तो ये दिमाग में चलने चाहिए कि हमें चाहिए क्वेश्चन में आर भी चाहिए, आई भी चाहिए, लेकिन आई दे रखा है, आर नहीं दे रखा। हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो, तो वहां से
इसको दो तरीके से सोचना है, कॉस आर घटना चाहिए, कभी एंगल की बात नहीं कह रहा मैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब ये मत बोलना भाई ये आर बढ़ रहा है, अगर आर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और आर घट रहा है तो इसका मतलब कॉस आर बढ़ रहा होगा। मैं इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर थीटा आर की जगह पर मान लो 0, तो ये छोटा एंगल है, लेकिन इसकी वैल्यू छोटी नहीं है, मैक्सिमम 1, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है बच्चा, 1 हो जाता है। और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं वो चीज़ें, 0 पुट कर दो, ये बच जाएगा साइन आई, समझ में आ रहा है? तो ये फैक्टर मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ दी, है ना, किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई बढ़ेगा तो आप बोलोगे क्या हो रहा होगा, बोलो, लेटरल शिफ्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इंक्रीज इन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो भी क्या होगा, ये लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, लेकिन घटेगा कब, आर की वैल्यू पर। किसकी वैल्यू पर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत रहेगी फैक्टर्स में, है ना? तो इतना कर लेना प्रैक्टिस, अगली क्लास में मैं ये टॉपिक कराऊंगा, है ना? रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इसमें 5 या 6 फोल्डर हैं, ये अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा पार्ट 2, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो पार्ट चल रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग आएगा, इसको ज़रूर घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, घर पर जाके एक बार लिख के देखना, जो भी आज पढ़ के जा रहे हो आप, एक बार बंद कर देना। चलो।